Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 4 Air from class 7th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, let's continue with chapter 4 Air. So today we are going to study a case study, Cyclone Nature's Fury. Odisha, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. तो उड़ीसा जो कि भारत की पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त था. ऑन 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. तो 17-18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन ने उड़ीसा राज्य के पर्वतीय जिलों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था. अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999. तो 29 अक्टूबर 1999 को एक और सुपर साइक्लोन आया था जिसने इस पूरे राज्य को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था. The damages caused were mainly due to the 3 factors: wind velocity, rain and tidal surge. तो ये जो नुकसान हुआ था ये खासकर 3 मुख्य कारणों से हुआ था. पहला था हवा का वेग, दूसरा था बारिश और तीसरा था ज्वार भाटा. The winds of up to 260 km per hour lasted for over 36 hours. These high velocity winds uprooted trees and damaged the kacha houses. Rooftops of several industrial sets and other houses were also blown away. तो जो हवा थी वो लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और ये चक्रवात लगभग 36 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर चला. तो इन हाई वेलोसिटी वाली हवाओं ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया था और कच्चे घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था. काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल जो शेड्स थे और बहुत सारे घरों की जो छतें थी वो भी यहाँ से उड़ गई थी. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 km inland and brought massive destructions to the coastal areas. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल जो शेड्स थे और बहुत सारे घरों की भी छतें उड़ गई थी. इसके अलावा जो पावर सप्लाई था और जो टेलीकॉम की जो लाइंस थी वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी. यहाँ पर भारी बारिश के साथ लगभग 3 दिनों तक यहाँ पर बारिश हुई और 3 दिनों तक ये साइक्लोन जो था वो चालू रहा. बारिश के कारण उड़ीसा में जो मुख्य नदियाँ थी उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया और इसके कारण उड़ीसा राज्य में बाढ़ आ गई थी. तो यहाँ मतलब ये जो चक्रवाती हवाओं के कारण जो ज्वार की जो प्रमुख लहरें थी लगभग 20 किलोमीटर जितनी चली और इसके कारण कोस्ट एरियाज़ पे, इनलैंड एरियाज़ में काफ़ी बड़े रूप से विनाश हुआ. लगभग 7 से 10 मीटर ऊंची जो ज्वारीय लहर थे उसमें अचानक घुसपैठ हुई और धान की जो खड़ी फसलें थी उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand, near east of Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in a northwestward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Irasama and Balikuda in Odisha on 29 October at 10:30 am. चक्रवात की उत्पत्ति यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग थी तो ये 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर के पूर्व में थाईलैंड की जो खाड़ी थी उसमें डिप्रेशन के रूप में शुरू हुई थी और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में ये चली गई. तो ये एक सुपर साइक्लोन में तेज़ हो गया और 29 अक्टूबर को उड़ीसा में इरासामा और बालीकुडा के बीच की जो जगह थी वहाँ पर लगभग 10:30 बजे एंटर हो गया यानी कि घुस गया था. द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स. अबाउट 13 million people were affected. A large number of livestock were killed.
Standing crops of paddy, vegetables and fruits were heavily damaged. Due to salinization caused by tidal surge, large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. तो इस सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा के पूरे तट को, यानी कि जो पूरा जो कोस्टल एरिया है उसको, जो भुवनेश्वर है और जो कटक जो शहर है, इसके अलावा जो 28 कोस्टल जो दूसरे शहर थे, तो इन सभी शहरों सहित इसको बहा दिया। लगभग 13 मिलियन लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए और बहुत ही बड़ी संख्या में जो पशुधन थे वो मारे गए। धान, सब्जियां और फली की खड़ी फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे पहुंचा। ज्वारीय वृद्धि के कारण जो, यानी कि जो टाइडल जो वेव थे इसके बढ़ने के कारण जो एग्रीकल्चर था, जो भूमि पे किया जाता था एक बहुत ही बड़े हिस्से पे, वो भी ख़राब हो गया। ज़मीन बंजर हो गई क्योंकि यहाँ पर नमकीन यानी जो सॉल्टी वाटर था वो एंटर हो चुका था। अब इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे जो साल है, सागौन है, टीक है, या जो बैम्बू है, इसका जो भी पेड़ वगैरह थे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। पारादीप और कोणार्क के बीच जो मैंग्रोव के जो जंगल हैं ये भी इवन गायब हो चुके थे, पूरी तरह से वैनिश हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर। तो मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड different water body, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. तो जब ज़मीन और जो वाटर बॉडी से पानी जो है वो एवापरेट होता है, यानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है ऊपर, तो ये किसी भी समय हवा में वाटर वेपर बन जाता है और इसे मॉइस्चर के रूप में जाना जाता है। जब हवा वाटर वेपर से भरा होता है तो हम इसे ह्यूमिड वाला दिन कहते हैं। जब आपने फील किया होगा कि आपके दिन में आपकी बॉडी पे ये जो मॉइस्चर कभी चिपचिपाहट सी फील होती है, तो वो एक ह्यूमिड वाला दिन होता है। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो इसके धारण करने की जो क्षमता है वो मतलब वो पूरी ख़त्म हो जाती है और ये जल वाष्प बढ़ता है और इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड दिन, जब आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ह्यूमिड दिन में जब आप कपड़े सुखाने के लिए बाहर रखते हैं तो कपड़ों को सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि ह्यूमिड वाले दिन जब आपको पसीना होता है तो ये बहुत जल्दी जो पसीना है वो नहीं निकलता है, मतलब सूखता नहीं है, जिससे हम बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condensed, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down as precipitation. जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो ये ठंडा होने लगता है। वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की बूंदों का निर्माण करता है। बादल इन्हीं सब पानी की बूंदों से बना होता है, उसका एक मास होता है। जब पानी की ये बूंदें हवा में तैरने के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो वे बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई leave a white trail behind them. The moisture from their engines condense. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. तो आकाश में उड़ने वाले जो जेट विमान होते हैं वो अपने पीछे एक सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा आसमान में। तो उनके इंजन से मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होता है, तो हम कुछ समय के लिए इस कंडेंस मॉइस्चर के जो ट्रेल्स हैं वो हम उनको देखते हैं। तो जब इसे परेशान करने के लिए कोई हवा की गति नहीं होती है तो इस तरह से आप आसमान में देख सकते हैं। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. तरल रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी पर आने वाली बारिश को हम वर्षा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। ज़्यादातर भूजल यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बारिश के पानी से ही आता है। Plants help preserve water.
When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. So on the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall and the cyclonic rainfall, which you can see in 4.5 figure. तो यहाँ पर पौधे जो हैं वो पानी को बचाने में मदद करते हैं। जब पहाड़ी के किनारों पर जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है तो बारिश का जो पानी होता है वो पहाड़ों से गिर जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अगर इस मैकेनिज़्म को देखा जाए तो इस मैकेनिज़्म के आधार पर तीन तरह की बारिश होती है। पहली है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया है। जो दूसरा है वो है आपका रिलीफ रेनफॉल, जिसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, और जो तीसरा है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो यहाँ पे आप ये 4.5 फिगर में अलग अलग तरह के रेनफॉल आप देख सकते हैं। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water to Earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, floods टेक प्लेस। तो पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए वर्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पृथ्वी की सतह पर ताज़ा पानी लाता है। अगर बारिश कम होती है तो पानी की कमी और सूखा पड़ जाएगा, और दूसरी ओर यदि ये ज़्यादा होती है तो बाढ़ भी आ सकती है। तो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।